अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द बॉडी। ये दो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्रीकल्चर में क्या रोल है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्रीकल्चर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जो सबसे बड़ा ये है कि ये हमारी क्रॉप्स की यील्ड में इजाफा करता है। जो हम क्रॉप्स लगाते हैं, फसलें लगाते हैं ना, उनकी पैदावार में जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। फी औस जो होती है ना एकड़ के हिसाब से, वो बहुत ज़्यादा होती है। वन ऑफ द बेस्ट नॉन एंड कंट्रोवर्शियल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द क्रिएशन एंड यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करती है? ये क्रॉप्स को क्रिएट भी करती है, पैदा भी करती है, और इसे जेनेटिकली मॉडिफाई भी करती है, उसको चेंज भी करती है। देयर आर 4 मेन गोल्स। इसकी जो गोल्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की एग्रीकल्चर के अंदर, वो 4 हैं, यानी कि 4 मकासद हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वायरमेंटल थ्रेट्स। प्रोटेक्ट करती है, महफूज करती है फ्रॉम द इन्वायरमेंटल थ्रेट्स। जो इन्वायरमेंट, माहौल के ख़तरात से फसलों को ये प्रोटेक्ट करती है, महफूज करती है या सेफ करती है। सच एज कोल्ड एंड पैथोजेंस। बहुत ज़्यादा सर्दी हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, कोहर की वजह से जो फसलें हैं वो जल जाती हैं, ठीक है। और पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस उनको कहा जाता है, वो वाले एजेंट्स या वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी पैदा करते हैं या डिजीज़ कॉज करने की वजह बनते हैं, उन्हें पैथोजेंस कहा जाता है। पैथोजेंस और कोल्ड से ये रोकती है। इसके अलावा पैथोजेंस में इंसेक्ट्स वगैरह आ जाती हैं, वायरसेस आ जाती हैं। इनका जो मेन अब फोकस है वो इस चीज़ पे है कि ये अब जो क्रॉप्स उगें या क्रॉप्स को ये जेनेटिकली मॉडिफाइड करें, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी हो, उनके अंदर ये क्वालिटी हो कि वो फंगल और वायरस रेजिस्टेंट हो। ना तो उन पे फंजाई अटैक करे और ना ही तो उन पे वायरस अटैक करे। मॉडिफाई द क्वालिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को ये बढ़ाता है, ठीक है। क्वालिटी को फॉर इंस्टेंस का मीनिंग होता है, मिसाल के तौर पर, इंक्रीजिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू। उनकी जो न्यूट्रिशंस की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, और प्रोवाइडिंग मोर इंडस्ट्रियली यूजफुल क्वालिटीज़ एंड क्वांटिटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि ये जो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी होती हैं, और ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ की जाती हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये बहुत यूज़फुल होती हैं, कारआमद होती हैं। एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। एक्सेलरेटिंग का मतलब होता है स्पीड अप करना, तेज़ करना, किसी भी चीज़ को इन्हेंस करना। फसलों का जो ग्रोथ रेट है उनका वो ये बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर एक फसल जो है वो फर्टिलाइज़र्स के बगैर या जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है वो, तो वो टाइम लेती है 6-7 माह का, ठीक है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती हैं बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कम होके 5 माह तक आ जाता है। अगर 6 माह की है तो 4 माह तक आ जाता है। रिड्यूस द यूसेज ऑफ केमिकल्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती हैं, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स होती हैं, उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उनको खादों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और केमिकल्स वगैरह की, यानी कि स्प्रेज वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं होती। रिड्यूस द यूसेज ऑफ केमिकल्स। रिड्यूस कम करती हैं द यूसेज ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स का इस्तेमाल कम होता है, सच एज फर्टिलाइजर्स, जैसे कि खादें वगैरह, एंड पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स कहा जाता है हशरात गश को, जो हशरात को मारते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड्स में स्प्रेज वगैरह आते हैं। एंड देयर फॉर डिक्रीज द सिवेरिटी। सिवेरिटी कहा जाता है शिद्दत को, ये शिद्दत को रोकती है। ये अगर पेस्टिसाइड्स वगैरह हम यूज़ करें, फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, तो क्या होगा, इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट होगा, आलूदा होगा। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स को ये इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, तो वो फिर पोल्यूशन की सिवेरिटी को रोकते हैं कि जो पोल्यूशन है वो शिद्दत इख्तियार ना करे। एंड द फ्रीक्वेंसी द डैमेज प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल पोल्यूशन। अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ बॉडी। इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ बॉडी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट जो वर्ड है वो लिया गया है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डिफरेंट चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर मिनरल्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं इन योर ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर जो मिनरल्स एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स और दूसरे बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं, लिक्विड मटेरियल जो होते हैं, दैट कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को हम डिफाइन करें तो इस तरह से कर सकते हैं कि मिनरल पार्टिकल्स या कोई बॉडी फ्लूइड जो जिनके ऊपर चार्ज हों खून के अंदर, तो उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट की जो
अब इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ पे अफेक्ट करता है डायरेक्टली, वो पानी की कंजप्शन पे करता है। अगर तो जिस्म में पानी की मिकदार नॉर्मल है, ठीक है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में ज़्यादा होंगे। अगर डिहाइड्रेशन है, स्वेटिंग के थ्रू डिहाइड्रेशन होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो क्या होता है, मिनरल पार्टिकल्स भी जिस्म से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, तो इसकी कंजप्शन को, इसको दोबारा से फुलफ़िल करने को, इसकी नीड को, तो हम पानी पीते हैं। Electrolytes affect the amount of water, the acidity of your blood, your muscles function, and other important process. You lose electrolytes when you sweat. जब आपको पसीना आता है तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आपके कम हो जाते हैं। यू मस्ट रिप्लेस देम बाय ड्रिंकिंग वाटर, तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं पानी पीने से। सम कॉमन एग्जांपल्स या जो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कौन कौन से हैं? कैल्शियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, सोडियम है। ये कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं।